हेलो हेलो मैक टेस्ट। चलिए सभी लोगों को नमस्ते। जैसा कि आपको पता होगा कि अब आपका एग्जाम बहुत ही जल्द होने ही वाला है। अब आपके पास समय लिमिटेड टाइम है और लिमिटेड टाइम में आपको बेहतरीन करने के लिए ऑप्शंस आपके पास ढेर सारे हैं, लेकिन रास्ता कहीं ना कहीं आपको सतर्क चूज करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि प्लेटफॉर्म रिजल्ट के लिए ही जाना जाता है और प्लेटफॉर्म की टीम रिजल्ट देती है। अगर विश्वास है तो विश्वास करके आप तैयारी कीजिए, रिजल्ट आपको यहां से मिलेगा। दूसरी बात, ये आपका एग्जाम जब से कैंसिल हुआ था, जब से ये नोटिफिकेशन आया है, तब से ये दूसरा सेट का डिस्कशन हम आपके सामने करने आए हैं। तो मेरे जितने भी भाई लोग देख रहे हैं, सभी लोग को हम यही कहना चाहते हैं कि आप लोग ऑफलाइन ऑनलाइन जिस मोड में टेस्ट देना चाहते हैं टेस्ट दीजिए और अपने आप को जज कीजिए कि हमारे कितने मार्क्स बनते हैं, कहाँ हम पीछे हो रहे हैं, वहां मेहनत करना है। मेहनत इसी 2-3 महीने में जो करके रिजल्ट लेना है। फिर अगर रिजल्ट हो जाता है तो फिर बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, फिर आपका लाइफ स्मूथ हो जाएगा। लेकिन अभी तो आपको तपना पड़ेगा, अभी तो आपको रिजल्ट देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। और ये देख पा रहे होंगे कि आपका 14 तारीख का जो टेस्ट हुआ है उसका डिस्कशन आपका है। 14 तारीख का जो टेस्ट हुआ उसका डिस्कशन है। इसमें साइंस के 40 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग देखने वाले हैं। और ये 6 to 8 वाले जो बच्चे हैं उन सभी लोगों के लिए टेस्ट हुआ था, जिसका डिस्कशन आपके सामने है। और यहां पर हमारे सामने क्या है मेरे भाई, वाटर पॉल्यूशन की बात कही गई है। और एक बात जान लीजिए कि वाटर पॉल्यूशन कहने का मतलब है कि अगर बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, कार्बनिक जो वेस्टेज होते हैं, कचरा वगैरह होता है, इससे पानी भी प्रदूषित होता है। तो अगर पानी प्रदूषण कंट्रोल का निवारण अधिनियम कब बना था? क्योंकि वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल करना एकदम जरूरी है। जैसे गंगा नदी वगैरह में देखिएगा, लोग सब वगैरह को बहा देते हैं या मूर्ति वगैरह को भसाते हैं, तो उसमें बहुत सारे केमिकल चला जाता है, जिस कारण हम कहेंगे पानी पॉल्यूटेड हो जाता है। तो मेरे भाई, इन सब चीज को रोकने के लिए, इसका निवारण करने के लिए, इसके प्रिवेंशन के लिए जो एक्ट लाया गया था वह 1984 में एक्ट लाया गया था। 1984 ईस्वी में यह एक्ट लाया गया था। ध्यान रखेंगे, डेटा आपको याद रखना पड़ेगा। कब? 1984 की बात है। अगला है कि वायुमंडल में गैसों की निश्चित प्राकृतिक मात्रा अवांछनीय परिवर्तन को क्या कहते हैं? अब देखिए, अवांछनीय परिवर्तन कहने का मतलब अनडिजायरेबल चेंज की बात करते हैं इन द फिक्स्ड नेचुरल क्वांटिटी ऑफ गैस इन द एटमॉस्फेयर की हम बात कर रहे हैं मेरे भाई। तो हमारा इस क्वेश्चन के जो आंसर्स होंगे वो हमारा वायु प्रदूषण हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? वायु प्रदूषण हो जाएगा। चूंकि वायुमंडल में बोला गया है, वायुमंडल में गैसों का निश्चित प्राकृतिक मात्रा में जो अवांछनीय परिवर्तन की बात करते हैं, जिसको अनडिजायरेबल चेंज के नाम से हम लोग जानते हैं, अनडिजायरेबल चेंज के नाम से जानते हैं, वो हमारा वायु प्रदूषण हमारा होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारे इन्वायरमेंट में जो भी गैसेस, हमारे इन्वायरमेंट में हवा भी एक प्रकार का गैस है। तो वायुमंडल में गैसों की निश्चित मात्रा, इसका मतलब वायु प्रदूषण करेगा। जल प्रदूषण की बात नहीं करेंगे, ध्वनि प्रदूषण की बात नहीं करेंगे, हम वायु प्रदूषण की बात करेंगे मेरे भाई। अनडिजायरेबल चेंज हमारा वायु प्रदूषण हमारा होगा। यानी इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ये जो वायु प्रदूषण होगा ये किसके कारण हो सकता है? तो हमारा एयर पोल्यूशन जो अगर होता है तो वह फ्यूल के कारण होगा। फ्यूल कहने का मतलब है, जो फ्यूल होता है ये कार्बन का बना होता है। ये किससे? कहेंगे फ्यूल में कार्बन पार्टिकल्स होता है। और मेरे भाई, जैसे कि गाड़ी में हम लोग फ्यूल जलाते हैं, गाड़ी के बाद में तेल जलाते हैं, वो कार्बन से बना होता है। और सही से नहीं जला, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करेगा, जिसमें कार्बन पार्टिकल होंगे और वह हमारे एयर को पोल्यूटेट कर देता है। और दूसरी बात, इसमें सिर्फ फ्यूल ही नहीं होगा। हम जैसे कि मान लेते हैं कोयला को जलाते हैं और देखते होंगे बड़े बड़े पावर प्लांट में कोयला को जला करके स्टीम प्राप्त करते हैं और इस स्टीम से टरबाइन में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, विद्युत धारा प्रवाह जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो फ्यूल हो गया। या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं मेरे भाई, कोल की बात करते हैं। कोयला वगैरह में भी सल्फर वगैरह होता है, सल्फर की मात्रा कोयला में ज्यादातर होता है। इस कोयला के जलने से क्या होता है? तो हम कहेंगे कोयला के जलने से जो धुआं निकलता है वो हमारे
हवा को प्रदूषित करता है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कोयला के कारण भी होगा, हमारे फ्यूल्स बर्निंग के कारण भी होगा, और साथ ही साथ मेरे भाई हम कहेंगे हमारे एनवायरमेंट में अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वगैरह भी मौजूद हैं, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है हमारा यहाँ पर रेफ्रिजरेंट्स वगैरह में इस्तेमाल होता है, तो ये सब हमारा क्या तो कहेंगे एयर पोल्यूटेंट्स का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। तो आपको ध्यान रखना, वायुमंडल में गैसों के लिए पूछा गया तो आंसर करेंगे हमारा एयर पोल्यूशन सी होगा। अगला है कि सबसे नमनीय तन्य स्टील धातु हमारा कौन सा होगा? मेरे भाई सबसे मोस्ट डक्टाइल टेंसाइल मटेरियल कौन सा होगा? यानी कहने का मतलब है, मोस्ट डक्टाइल कहने का मतलब होता है कि आप खींचते जाओगे फैलते जाएगा, खींचते जाओगे फैलते जाएगा, बहुत पतला हो जाएगा फिर भी वो फैलेगा। वैसे मटेरियल को हम लोग डक्टाइल कहते हैं, उसी को तन्य कहते हैं। और अगर कोई डक्टाइल होता है मटेरियल, मेरे भाई अगर कोई पदार्थ डक्टाइल होता है तो आपको यह बात समझना पड़ेगा, अगर कोई डक्टाइल मटेरियल तो ये मुलायम होगा। ये कैसा होगा? क्योंकि ये मुलायम होगा। मुलायम कहने का मतलब ये हमारा सॉफ्ट मटेरियल होगा। और अगर कोई यहां पर डक्टाइल की अगर बात करते हैं तो याद रखना मेरे भाई, ये तन्य होता है। ये कैसा होता है? कहेंगे ये तन्य धातु होता है हमारा। और दूसरी बात आपको समझना है कि अगर जो ज्यादा हमारा खींचने पर खिंचाते रहेगा, तन्य होगा, मोस्ट डक्टाइल होगा, जिसमें सीसा हो गया, एयू मतलब होता है सोना, और एजी मतलब होता है चांदी। तो इनमें से अगर मोस्ट डक्टाइल अगर बोलेगा तो हम कहेंगे वो हमारा सोना होगा, क्योंकि आप सोना को पीट पीट करके पीटते जाइए, पीटते जाइए, पीटते जाइए, सोना पतला होते जाएगा, जल्दी टूटेगा नहीं, फैलेगा। तो सोना के अंदर डक्टिलिटी का गुण होता है, सबसे अच्छा अगर डक्टिलिटी का गुण होता है सोना का होता है। सिर्फ डक्टिलिटी का गुण नहीं होता है, अगर हम यहां पर गोल्ड की बात करते हैं जिसको हम लोग सोना कहते हैं, और इस गोल्ड को किस सिंबल से दिखाते हैं तो एयू से दिखाते हैं मेरे भाई। ये मोस्ट हमारा डक्टाइल और मोस्ट मेलेबल होता है, याद रखना। ये कैसा होता है? तो ये हमारा मोस्ट डक्टाइल मटेरियल की हम बात करते हैं, तो ये हमारा मोस्ट डक्टाइल मटेरियल होगा। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, ये हमारा मोस्ट यहां पर मोस्ट यहां पर कैसा होगा? कहेंगे मेलेबल भी होता है। मोस्ट यहां पर क्या होगा? कहेंगे यहां पर मेलेबल मटेरियल भी होता है। तो अगर कोई मोस्ट मेलेबल है तो हम उससे चदरा बना सकते हैं, पीट पीट करके उससे चदरा बना सकते हैं। मेलेबल का मतलब होता है अधातु वर्धनीय, इसका मतलब होता है मेरे भाई अधातु वर्धनीय के नाम से हम लोग जानते हैं। ये हमारा अधातु वर्धनीय होता है, यानी पीट पीट करके चदरा बना देना। अगर आप सोना को पीटते रहोगे, पतला सीट बन जाएगा, पतला सीट बन जाएगा, पूरा सीट पतला बन जाएगा, लेकिन टूटेगा नहीं, क्योंकि ये डक्टाइल भी है और हम कहेंगे यहां पर हमारा मेलेबल ही है। तो मोस्ट अगर पूछा, इन तीनों में से पूछा, तो मोस्ट में हमारा यही होगा, सबसे अच्छा डक्टाइल हमारा यही होगा। और मोस्ट बोला था किसी एक को ही आंसर करेंगे तीनों में से। कौन सी अक्रिय गैस, देखो अक्रिय गैस बोल दिया, कौन सी अक्रिय गैस समुद्र में गोताखोर द्वारा श्वसन के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं? मेरे भाई अगर समुद्र के अंदर अगर गोताखोर की अगर बात करते हैं और गहरे समुद्र की बात करते हैं, गहरे समुद्र के गोताखोर द्वारा अगर श्वसन के लिए जिस वायु में इस्तेमाल करते हैं, तो मेरे भाई याद रखना वो हमारा हीलियम गैस का वो इस्तेमाल करते हैं। यहां पर हीलियम गैस का इस्तेमाल करते हैं, और हीलियम गैस का इस्तेमाल बलून्स में भी होता है। हीलियम गैस का इस्तेमाल कहां पे, तो आपको पता रखना पड़ेगा मेरे भाई, हीलियम गैस का इस्तेमाल वायुयान जो हमारे एयरप्लेन होता है, एरोप्लेन होता है, उसके टायर में भी हीलियम गैस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो अक्रिय गैस है, किसी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। शिक्षक भर्ती बीपीएससी 3.0 टीजीटी विज्ञान, ये आपका हमने पिछले बार ये क्लास हम आपको चलाए थे, और 6 to 8 9 10th के मैक्सिमम बच्चे तैयारी किए थे, और बहुत सारे बच्चे जो 6 to 8 का तैयारी करके एग्जाम देने गए थे उनको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिला था। बच्चे कह रहे थे हम नहीं, हम तो मेहनत कराते, हम माध्यम है, आपको मेहनत करके रिजल्ट देना है। तो बस हम यही कहना चाहेंगे, पिछले बार इसका इफेक्ट बहुत रहा था, इससे पहले भी इसका इफेक्ट बहुत रहा था, उसमें हम क्वेश्चंस कम कराए थे, लेकिन पिछले बार इसमें 2100 क्वेश्चंस हमने कराया था, और 2100 नहीं, लगभग 7-8 हजार क्वेश्चन तक डिटेल डिस्कशन करने के बाद हुआ था। ये केवल और केवल ऑनलाइन में ये सुविधा उपलब्ध था। तो 6 to 8 वाले भाई, 9 to 10th वाले भाई, जिनको मौका दोबारा से मिला है, जो लोग नियुक्ति बैच से नहीं जुड़े होंगे वो लोग इसको वीओडी के माध्यम से, चूंकि ऑलरेडी ये रिकॉर्डेड वीडियो है, आप घर में बैठ करके 3 घंटा 4 घंटा समय आपके पास शेष है, आप आसानी से इसको कवर कर सकते हैं। 15 से 20 दिन में आप कवर कर लीजिए, आपको लगेगा कि साइंस में बहुत कुछ आने लगा है।
और आपको हम दूसरे माध्यम से भी तैयारी करने वाले हैं, क्योंकि आपके पास समय है, मेरे पास भी समय है। हम आगे अगले वीक में आप लोगों के लिए सबसे सटीक और सबसे सही चीज हम आपके लिए हम उसी दिन पिटारा खोलेंगे, 1 से 2 दिन, 2-4 दिन अगले वीक में अनाउंसमेंट करेंगे कि क्या हम आपके लिए और बेहतर कर सकते हैं। देखिए मेरा मानना यह है कि मेहनत एक ही बार होगा, थोड़ा मेहनत एक ही बार ही होगा, लेकिन रिजल्ट भी आपको इसी बार लेके जाना है। तो मेहनत में कोई कमी नहीं करना, मटेरियल में कोई कमी नहीं करना, ज्यादा हो जाएगी लेकिन कम नहीं हो, अफसोस नहीं हो। तो इसीलिए हम लोग नेक्स्ट वीक में कुछ अच्छा हम आपको प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशंस के माध्यम से कुछ अच्छा चीज हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, और यूट्यूब के माध्यम से भी फ्री क्लासेस भी हम आपको देते रहेंगे। तो मेरे भाई मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि हमको मौका मिला इसको कर ले तो आप कर लीजिएगा, क्योंकि नियुक्ति बैच में बहुत सारे बच्चे इनरोल हुए थे और हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग में से अगर जो लोग नहीं किए होंगे कर लेना, क्योंकि हमें रिजल्ट चाहिए, बस रिजल्ट चाहिए। बात करते हैं जब एक धातु उसके अयस्क से निष्कर्षित की जाती है जिसमें सिलिका अशुद्धि के रूप में उपस्थित होता है। मेरे भाई अगर सिलिका की बात करते हैं, सिलिका कहने वाला SiO2, और याद रखना इसमें अवशोषण, नमी को अवशोषित करने की क्षमता होती है। ये किसका अवशोषण करता है? नमी को अवशोषित करने की क्षमता होती है इसमें। इसमें किसका? तो कहेंगे इसमें नमी को अवशोषित करने की क्षमता होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सिलिका का मेन काम होता है नमी को अवशोषित करना। और दूसरी बात याद रखना मेरे भाई कि ये सिलिका जो हमारा होता है ये किस प्रकृति का होगा, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो जो सिलिका हमारा होता है याद रखना मेरे भाई ये क्षारीय प्रकृति का होता है, और याद रखना ये हमारा क्षारीय गालक कहलाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, सिलिका हमारा यहां पर ध्यान रखेंगे क्षारीय प्रकृति का होता है। ये किस प्रकृति का होगा मेरे भाई? तो याद रखना ये हमारा क्षारीय गालक कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? तो कहेंगे ये हमारा क्षारीय गालक यानी क्षारीय प्रकृति का होता है। तो ये हमारा कैसा? तो कहेंगे क्षारीय गालक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिससे नमी को अवशोषित करके हम लोग क्या करते हैं यहां पर अशुद्धियों को अलग कर देते हैं, और ये भी हमारा अलग कर रहे हैं। सिनगैस की अगर बात करते हैं, सिनगैस मुख्यतः हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण से ही बनता है, जिसको हम लोग यहां पर कहते हैं क्या? तो वाटर गैस, जल गैस भी इसी को कहा जाता है। अगला धातुओं में से कौन सा फोटो फिल्म में इस्तेमाल करते हैं? तो कौन सा धातु फोटो फिल्म में करते हैं? फोटो फिल्म में हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल करते हैं। तो आप कहेंगे इसमें से सर सिल्वर यहां दे रखा है और यही हमारा यहां पर कहेंगे यहां पर धातु के रूप में हमारा इस्तेमाल होगा। आगे हमारे सामने दे रखा है कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर के हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना। मेरे भाई अगर हीलियम बना रहे हैं तो हीलियम हमारा क्या है? तो कहेंगे अक्रिय गैस है, और अगर हीलियम अक्रिय गैस हो गया इसका मतलब है कि वह किसी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करेगा, क्योंकि वह हाइड्रोजन पहले था, एक इलेक्ट्रॉन लिया, हीलियम बन गया, अब 2 हो गया, उनकी कक्षा पूरी होगी पहली कक्षा, अब वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं अगर वह हीलियम हो गया तो उसकी जो प्रकृति होगी, उसकी जो प्रवृत्ति होगी, वह हमारा अक्रिय गैस के समान होगा। अगला हमारा है कि किसको पीट पीट करके पतला चादर बना सकते हैं? आप हथौड़ा से पीटते जाइए, फैलते जाएगा और वह पतला सीट बन जाएगा। वो हमारा मैलेबल कहलाता है, और वह सोना में इसकी प्रवृत्ति होती है। लेकिन इसमें अगर आपको सोना नहीं दे रखा है तो इनमें से ऑप्शंस को ढूंढ के करना है। तो इसमें से हमारा कौन सा ऐसा धातु है? तो हम कहेंगे यहां पर सल्फर की बात करेंगे, जस्ता की बात करेंगे, फास्फोरस की बात करेंगे। तो फास्फोरस पर जैसे ही आप थोड़ा चलाइएगा फास्फोरस टूट के बिखर जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो फास्फोरस तो हमारा यहां पे नहीं होगा, फास्फोरस एकदम नहीं होगा। और दूसरी बात हम कहेंगे सल्फर भी नहीं होगा, फास्फोरस भी नहीं होगा, तो हम कहेंगे यहां पर जिंक यानी कि जस्ता ही हमारा होगा, ध्यान रखेंगे इसमें ऐसा। वैसे हम कह सकते हैं कि सबसे अच्छा अगर मैलेबल धातु अगर कोई होता है जिसको पीट पीट करके चदरा बना देंगे जो टूटेगा नहीं, वो हमारा सोना होता है। सोना के अंदर सबसे अच्छी मैलेबिलिटी होती है। अगला क्वेश्चन आप देखिए यहां पर दे रखा है, डरना नहीं है, क्वेश्चन का आंसर करना। किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का 273 परम ताप दे रखा। परम ताप का मतलब केल्विन तापमान, इसका मतलब ये केल्विन में, परम ताप मतलब केल्विन तापमान। इसका मतलब है मेरे भाई कि 273 केल्विन दे रखा है। परम ताप का मतलब केल्विन होता है। और आयतन कितना मिलीमीटर? तो इतना मिलीलीटर आपको दे रखा है। और कह रहा है यदि दाब को स्थिर रखा जाए यानी कि प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए, इसका मतलब है मेरे भाई जो प्रेशर हमारा है उसको अगर कांस्टेंट रखेंगे तो आपसे पूछा गया आगे कि बताइए कि ऐसी परिस्थिति में
अगर हम ताप को, परम ताप को अगर हम कहें 546 अगर कर देते हैं, तो बताइए द्रव्यमान का आयतन क्या होगा मेरे भाई। ऐसे स्थिति में अगर गैस के बारे में चर्चा किया है तो आप उस गैस को आदर्श गैस मान करके सॉल्व करना। आप मान लेना कि ये आदर्श गैस है, और अगर कोई आदर्श गैस होगा तो उसके लिए पीवी इक्वल टू एमआरटी तो यूज एकदम कर सकते हैं, क्योंकि आदर्श गैस का इक्वेशन होता है। अब इसमें से जो कांस्टेंट है, दाब कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट को काट देंगे, कांस्टेंट काट दिए, वो वेरिएबल नहीं है। और एम और आर हमेशा कहते हैं कि आप जब भी इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिए तो एम और आर को काट दीजिए। हमारे पास मेरे भाई बचा हुआ जो रिलेशन बचा वो भी समानुपाती टी हो गया, भी और टी। इसी को अगर लिखेंगे, अगर V2 अनुपात में अगर V1 लिखेंगे तो लिखना पड़ेगा मेरे भाई T2 अनुपात में T1। और जब कभी भी आदर्श गैस आप इस्तेमाल करते हैं तो टेम्परेचर की अगर हम बात करेंगे तो याद रखना, टेम्परेचर ऑलवेज इन केल्विन। टेम्परेचर किस में लेना है मेरे भाई, तो टेम्परेचर ऑलवेज इन केल्विन में। टेम्परेचर हमेशा किस में इस्तेमाल करना है, तो टेम्परेचर हम लोगों को केल्विन में इस्तेमाल करना है। केल्विन में दे ही रखा है। परम ताप अगर बोल दिया, इसका मीनिंग, इसका फीलिंग ये है, ये हमारा 546 केल्विन की बात कर रहा है, क्योंकि केल्विन हमारा यहां पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी परम ताप कहलाता है। अब यहां पर मामला यह है, हम लोगों को आयतन पूछा है, बाद का आयतन पूछा है, इसका मतलब V2 पूछा है। तो V2 अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहां पर T2 अनुपात में T1 और गुना में करेंगे V1। अब आप देख लीजिए, T2 आपको बाद वाला है, T1 आपका पहले वाला, यानी कि आप कहेंगे सर T2 अगर बोलेगा तो 546 केल्विन, और T1 अगर बोलेगा तो यहां पर कितना था मेरे भाई, तो 273 केल्विन। और V1 पहले का जो आयतन था वो हमारा 25 मिलीलीटर था। अब इसको अगर काटिएगा तो ये 2 हो गया, और 25 दूनी 50 हो गया, इतना मिलीलीटर हो गया। इसका मतलब बाद के आयतन की अगर हम बात करते हैं तो बाद का जो आयतन होगा पहले के आयतन का 2 गुना, यानी कहने का मतलब है 50 मिलीलीटर हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा इतना हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर एकदम आपके निकल करके। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, नाइट्रिक एसिड में 95% के तनु विलयन डाइल्यूट सॉल्यूशन से निम्नलिखित विधि द्वारा हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर्स हमारे क्या होंगे। तो नाइट्रिक एसिड की हम बात करते हैं, 95% को उसके तने विलयन डाइल्यूट सॉल्यूशन से निम्नलिखित विधि द्वारा हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो याद रखना मेरे भाई, इसमें हम लोग मैग्नीशियम नाइट्रेट के द्वारा निर्जलीकरण करेंगे। किसके द्वारा, तो मैग्नीशियम नाइट्रेट के द्वारा हम लोग निर्जलीकरण करेंगे, यानी कि टेम्परेचर बढ़ा करके उसके अंदर पानी की मात्रा को रिमूव करेंगे। और इसी को हम लोग कहते हैं यहां पर, हम कहेंगे नाइट्रिक अम्ल 95% की इसके तनु विलयन इतना तो विधि द्वारा अलग करेंगे, तो हमारा मैग्नीशियम नाइट्रेट के द्वारा निर्जलीकरण करना पड़ेगा, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कौन से गुण में धर्म में परिवर्तित होने की परिवर्तित न होने की आशा करेंगे। मेरे भाई अगर NaCl का घोल है और उसमें अगर लवण की मात्रा को अगर बढ़ाते चले जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, क्या उसका पीएच मान की बात करेंगे। तो मेरे भाई एक बात जान लीजिए, NaCl के घोल में लवण की अगर सांद्रता आप बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है कि पीएच का मान बढ़ेगा। किसका मान बढ़ेगा, तो कहेंगे यहां पर पीएच का मान बढ़ेगा। और अगर पीएच का मान बढ़ेगा जिसका मतलब इसमें परिवर्तन होगा, तो ये आंसर नहीं हुआ, चूंकि ना परिवर्तित होने वाली बातें पूछी गई है, तो ये तो होगा। घनत्व की बात करेंगे मेरे भाई, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप मिलाते जाएंगे मिलाते जाएंगे मिलाते जाएंगे तो उसका घनत्व भी क्या हो जाएगा, कहेंगे बढ़ जाएगा, तो ये भी यहां पर बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मेरे भाई हम इसके अपवर्तनांक की अगर बात करते हैं तो अपवर्तनांक में यहां पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो हमारा इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो यही आंसर हम लोग यहां पर करेंगे। अगला, एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो दे रखा है। कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज दे रखा है। कार्बन की अगर बात करते हैं मेरे भाई, तो कार्बन का अगर हम लोग यहां देखें, कार्बन का द्रव्यमान संख्या कितना, तो 12। हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या तो कहेंगे 1। ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या तो कितना, यहां पर 8 दूनी 16, O2 होता है ऑक्सीजन। ये हमारा हाइड्रोजन, ये हमारा O2 हो जाएगा, तो कहेंगे ऑक्सीजन का ओ ही रहने देते हैं, ये हमारा 16 हो गया। ठीक है, सिंपल ऐसे समझिए। अब आपको इसका परसेंटेज दे रखा है, और ये कितना परसेंटेज बोला है, तो कार्बन जो आपको दे रखा है तो इसमें 30 से 8
38.71%। हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज आपको दे रखा है, तो 9.67%। अब अगर ये दोनों मिला करके अगर हमारा इतना दे रखा है तो शेष जो बचेगा ऑक्सीजन हो जाएगा। तो शेष नहीं दे रखा है, इसका मतलब है इन दोनों को जोड़ करके 100 में से घटा देंगे, इसका मतलब ये हमारा 51 हो जाएगा। और 51 नहीं होगा एग्जैक्ट, 51.62 हो जाएगा। 51.62% हमारा ये हो गया। इतना परसेंट यानी इन दोनों को जोड़ करके 100 में से घटा देंगे तो रेस्ट यही बच जाएगा, शेष हमारा हो गया। अब इसमें से हम लोगों को मूलानुपाती सूत्र बनाना है, यानी यौगिक का फॉर्मेशन करना है। तो मूलानुपाती सूत्र यानी यौगिक का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और साथ में यहां पर कार्बन को बनाना पड़ेगा कि कितने इसके कंपाउंड्स हमारे बनने वाले हैं। तो हम लोगों को कुछ नहीं करना, यहां से सीधा सीधा हम लोगों को क्या करना है, तो जो दे रखा है उसमें हम लोग को क्या करना है, उसके द्रव्यमान संख्या से भाग करना है। तो इसमें अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा, तो कहेंगे 38.71 में 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 तिहाई 36, 3.22। अगर ऐसा आता है तो फिर हम लोग 3.22 से डिवाइड करेंगे और ये वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा। यानी कार्बन हमारा एक कंपाउंड कार्बन का होगा, एक ही होगा। दूसरा हमारा क्या है मेरे भाई, यहां पर 38 दूसरे में कितना परसेंटेज हमारा, यहां पर हाइड्रोजन है तो ये 9.67%। इसमें किस के द्रव्यमान संख्या 1 से, ये हमारा 9 दशमलव में कितना, तो कहेंगे यहाँ 6-7, और इसमें 3 दशमलव फिर से 2 से हम गुना कर डिवाइड करेंगे और ये 3 तिहाई 9, इसका मतलब ये 3 मरतबे हमारा लगभग कटेगा, 22×3 = 66। और ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 3 हो गया। उसके बाद सेम इसी में 51.62 में यहां पर भी हम लोग 16 से डिवाइड करेंगे, 16 तिहाई 48, 3.22, फिर इसमें 3.22 से डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू हमारा 1 आ जाएगा। तो ये पता चल गया कि कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन, कितने ऑक्सीजन, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करेंगे तो कार्बन हमारा 1, हाइड्रोजन हमारा कितना, तो कहेंगे 3, ऑक्सीजन हमारा कितना, तो 1। इसका मतलब है CH3O का कंपाउंड बनेगा। यानी कहने का मतलब है मेरे भाई, इस क्वेश्चन के अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। तो ये इसका मूलानुपाती सूत्र होता है। वैसे मूलानुपाती सूत्र का फॉर्मूला भी होता है, उसी से ये चीज निकल करके आया। अगला चलते हैं, महासागर में शुद्ध जल को किस विधि द्वारा हम लोग प्राप्त करते हैं, तो हम लोग आसवन विधि द्वारा हम लोग क्या करते हैं, आसवन विधि, डिस्टिलेशन विधि द्वारा, जिसको हम लोग वाष्प में जैसे गर्म करके हम लोग अलग कर देते हैं, और महासागर में शुद्ध जल को हम लोग क्या करते हैं, इसी विधि द्वारा हम लोग प्राप्त करते हैं, जिसको यहां पर इस क्वेश्चन के लिए अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और एक होता है प्रभाजी आसवन, तो आपको ध्यान रखना, प्रभाजी आसवन पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल हमारा प्राप्त होता है, उसको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा हम लोग क्या करते हैं, अलग करते हैं। और वाष्पीकरण द्वारा हम लोग नमक को अलग करते हैं। इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो हम लोग शुद्ध जल को आसवन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, फिल्टर नहीं कर सकते हैं। ये नमक को अलग करने की विधि वाष्पीकरण होती है। वायु में विभिन्न गैसों का जो अनुपात होता है अलग अलग स्थान पर क्या होगा, तो अलग अलग होता है मेरे भाई। जैसे से अलग ऊपर जाएंगे उसके हिसाब से अलग होगा, नीचे है तो अलग अलग है। तो हम लोग जानते हैं हमारे इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन का जो कंटेंट है 78%, ऑक्सीजन हमारा लगभग 21% है। अलग अलग स्थान पर अलग अलग होता है, सीधा सीधा आप जान लीजिए। किस प्राणी के जीनोम के नंबर को प्रकाशित किया गया 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी से जीवित रह सकता है, और इसको मॉस पिगलेट के रूप में जाना जाता है। ये हमारा क्या है, तो मेरे भाई टर्डीग्रेड के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, ट्रेडीग्रेड के नाम से हम लोग जानते हैं, याद रखना, ये ट्रेडीग्रेड के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट अगला है कि अम्ल वर्षा अगर होता है तो जब जल पर्यावरणीय प्रदूषक का संयोग करता है, यानी कि प्रदूषण अगर होगा तो आपको एसिड रेन की बात पता होना चाहिए। तो एसिड रेन की अगर हम बात करते हैं तो एसिड रेन जिसको अम्लीय वर्षा हम लोग कहते हैं, एकदम सिंपल है। अगर अम्लीय वर्षा की अगर हम बात करते हैं तो जो अम्लीय वर्षा हमारा होता है वो हमारा ध्यान रखना मेरे भाई, हमारा अम्लीय वर्षा या तो H2SO4 से होता है, या अम्लीय वर्षा की हम बात करते हैं HNO3 जिसको नाइट्रिक एसिड कहते हैं। अब मसला ये है मेरे भाई कि इसमें सल्फर के कारण होगा सल्फेट, और यहां पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से कारण होगा। तो हमारे इन्वायरमेंट में ये चीज मौजूद होता है, जिसके कारण अम्लीय वर्षा वर्षा के पानी के साथ रिएक्शन करता है और ये फॉर्म बना करता है। तो आप कह सकते हैं अगर अम्लीय वर्षा अगर होती है तो जब जल हमारा पर्यावरण प्रदूषण का संयोग करता है तो इसमें सल्फर तो होगा, ये नहीं शामिल होगा, ओजोन नहीं होगा। आंसर करेंगे हमारा सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर, यहां पर SO3 भी हमारा हो सकता है। अगला है निम्नलिखित में से आपको ये मिलान करना है, ऐसे क्वेश्चन के आंसर से आपको करने हैं यहां पर। तो अगला क्वेश्चन मेरे भाई यहां पर है कि मोतियाबिंद हमारा पीलिया मधुमेह, ये तो सब आसान है। मोतियाबिंद आंखों की बीमारी है, और मोतियाबिंद में क्या होता है, हमारी आंखों का जो सबसे ऊपरी परत है उसमें एक झिल्ली बन जाती है और प्रकाश का अपवर्तन को रोक देता है। ये हमारा मोतियाबिंद आंखों का बीमारी है, और कहते हैं ए का हमारा यहां पर 2 मैच करेगा।
ए का हमारा क्या मैच करेगा, तो 2 हो गया। पीलिया जिसको ज्वेंडिस कहते हैं, इससे हम लोग कहते हैं कि ज्वेंडिस से हमारा लीवर डैमेज हो जाता है, यानी आप कह सकते हैं मेरे भाई यकृत का हमारा यहां पर ये हो गया। मधुमेह जो की बात अगर करते हैं तो ये पाचन ग्रंथि को, पाचन शक्ति को कम कर देता है, और मधुमेह इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है, इसका हो गया 4। और स्मेटाइटिस जो होता है ये हमारे जीव का बीमारी होता है, यहां पर 1 हो जाएगा। तो 2 3 4 1 हमारा राइट हो जाएगा। 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर बी आपके करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है कि क्यूलेक्स, और आपको यह बताना है कि कौन सा जोड़ा, यानी कि वाहक के तौर पे, वाहक मतलब मक्खी वगैरह वाहक होता है, तो वाहक के तौर पर रोग का जोड़ा कौन सा सही है वो बताना है। हम लोग जानते हैं मेरे भाई क्यूलेक्स स्पेसीज मच्छर की अगर बात करते हैं, किसकी, अगर हम लोग यहां पर क्यूलेक्स स्पेसीज अगर मच्छर की अगर बात करते हैं, तो इस क्यूलेक्स स्पेसीज मच्छर से याद रखना मेरे भाई, इससे क्या होगा, तो जेई वायरस की बात करते हैं, जैपनीज एनसेफेलाइटिस वायरस हमारा जेई वायरस हमारा कहते हैं। और साथ ही साथ ध्यान रखना इसी मच्छर से फाइलेरिया भी होता है। इसी मच्छर से क्या होता है मेरे भाई, तो याद रखना इसी से फाइलेरिया भी होता है, और फाइलेरिया प्रोटोजोआ के कारण भी होता है, जिसको उचेरिया बोनक्राफ्टी प्रोटोजोआ के नाम से हम लोग जानते हैं। अब अगर हम लोगों को यहां पर समझना है मेरे भाई, इस तरह से आंसर करना है, तो क्यूलेक्स स्पेसीज से हमारा ये है, और सही बात है कि क्यूलेक्स स्पेसीज हमारा यहां पर हम कहेंगे फाइलेरिया का वाहक होगा, जिससे फाइलेरियासिस हमारा कहेंगे, ये तो हमारा एकदम मिलान हमारा सही है। गृह मक्खी की बात करते हैं, घरेलू मक्खी की बात करते हैं मेरे भाई, इससे पीत ज्वर नहीं होता है, क्योंकि अगर घरेलू मक्खी की बात करते हैं तो इससे बैक्टीरियल डिजीज होता है, इससे बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा देगा, यानी इससे बैक्टीरियल डिजीज होगा। और जनरली हैजा वगैरह की हम बात करते हैं, हैजा जो है बैक्टीरिया के कारण होता है, नहीं। अगला हमारा है सैंड फ्लाई मक्खी, तो मेरे भाई सैंड फ्लाई से प्लेग नहीं होता है, प्लेग की हम जानते हैं कि प्लेग हमारा इससे नहीं होता है। प्लेग की अगर बात करते हैं, सैंड फ्लाई मक्खी किसका वाहक होता है, ये सैंड फ्लाई मक्खी जो वाहक होती है ये ट्रिपेनोसोमा का होता है। ये किसका होगा, तो यहां पर ध्यान रखना ट्रिपेनोसोमा हमारा प्रोटोजोआ है, इसी का वाहक होता है, और इसी सैंड फ्लाई मक्खी से हम कहेंगे, इसी ट्रिपेनोसोमा जो वाहक था, इसी से कालाजार होता है। इसी से कौन सा डिजीज होगा, तो कहेंगे यहां पर कालाजार होता है, ध्यान रखेंगे। तो ऐसे में इस क्वेश्चन के आंसर करने थे, तो ये सब गलत मिलान दे रखा है, ये सिर्फ सही था, आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला मेरे भाई है कि स्वैच्छिक कार्य, यानी कि अपने इच्छा अनुसार कार्यों को करते हैं, और शरीर का यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए मदद करता है, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए हमारा सेरेबेलम कार्य करता है। हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई कि सेरेबेलम हमारा शरीर, हमारे ब्रेन का सबसे कौन सा सबसे छोटा भाग होता है, इसको इंग्लिश में हम लोग सेरेबेलम के नाम से जानते हैं। हमारे ब्रेन का सबसे छोटा भाग सेरेबेलम होता है, जो अनुमस्तिष्क हमारा होता है। और याद रखना मेरे भाई, ये हमारा क्या करता है, शरीर को संतुलित बनाए रखता है। परम मस्तिष्क जो हमारा होता है, इसको हम लोग यहाँ पर सेरेब्रम कहते हैं, ये सबसे बड़ा भाग होता है, इसी में सोचने समझने की शक्ति प्राप्त होती है। अगला हमारा है मेरे भाई, ये तो मिलान करना है, स्टेथोस्कोप की बात करते हैं, जिससे दिल की धड़कन को मापते हैं। याद रखना ये हमारा दिल की धड़कन को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप, जिसको आला कहते हैं, डॉक्टर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो डी का तो 3 हो जाएगा। अगर डी का 3 है तो ऑप्शन ये छट गया, ऑप्शन ये छट गया, आंसर हमारा ये वाला होगा। लेकिन आगे भी मिलान कर सकते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, देखो कार्डियो का मतलब ये हार्ट से रिलेटेड है, इसका मतलब हृदय रोग की गतिविधि का पता लगाने के लिए। और इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम जो होता है ये हमारा मस्तिष्क से रिलेटेड है, टेस्ट होता है। तो हम कहेंगे यहां पर ए का 2 हो गया, और बी का हमारा 1 हो गया, और यहां पर सी का 4 हो जाएगा, और डी का 3 हो जाएगा। इसलिए 2 1 4 3 यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आपका 4 रक्त समूह आपके सामने दे रखा है, और ब्लड ग्रुप हमारे यही होते हैं। एक बात आप जान लीजिए मेरे भाई कि अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, यदि हम यहां पर ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, तो ये ब्लड ग्रुप ए, ये ब्लड ग्रुप हमारा बी, और ये ब्लड ग्रुप हमारा क्या होता है, यहां पर छोड़ो, इतना करने की जरूरत नहीं है। आपको यह समझना है कि जो ब्लड ग्रुप हमारा है ए बी या ए बी या फिर हम कहेंगे ओ, ये सभी के सभी ब्लड ग्रुप की हम बात कर रहे हैं। तो ये इस ब्लड ग्रुप में आपसे पूछेगा कि कौन हमारा यूनिवर्सल डोनर है, जो सबको दे सकता है लेकिन लेगा सिर्फ उसी से, ओ से ही। तो ओ ब्लड ग्रुप हमारा ऐसा है जिसको हम लोग के सर्वदाता कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, वो सबको दे सकता है लेकिन लेगा सिर्फ ओ से ही। हमारा वह यूनिवर्सल डोनर होता है जिसको हम लोग कहते हैं यहां पर दाता कहते हैं, सर्वदाता कहते हैं, यानी कि समुदाय वैश्विक दाता। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का मतलब तो वैश्विक, और डोनर का मतलब दाता, यानी यूनिवर्सल डोनर अगर कोई बोलेगा तो आंसर करेंगे सी, या फिर ओ निगेटिव बोलेगा तो आंसर करेंगे
उसी तरीके से अगर यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलता तो ए बी पॉजिटिव ए बी होता है, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर हमारा ए बी नेगेटिव होता है। दोनों में नेगेटिव होता है, चाहे सर्वदाता या सर्वग्राही, दोनों में हम लोग नेगेटिव लेके चलते हैं। अगला यहां पर एक चीज और आपके बारे में हम बताने वाले थे। अभी आपके सामने देखिए फास्ट रिवीजन कोर्स की हम बात कर रहे थे। देखिए अभी हमारी संस्था जो है कम समय में रिजल्ट के लिए जानी जाती है, और कम समय में अगर लगता है कि किसी को रिजल्ट दिलाना है, तो वैसे इंटरेस्टेड स्टूडेंट जिनको लगता है कि इस बार नौकरी लेकर के अपनी लाइफ को स्मूथ करना है, तो तरीका बहुत है, मार्केट में ढेर चीज मिलेगा, लेकिन हमारे यहां कम समय में क्वालिटी पढ़ाया जाता है जिससे रिजल्ट होता है। हम लोग बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं करते, बस काम की बात करते हैं और रिजल्ट देते हैं। हमारी संस्था रिजल्ट देने के लिए जानी जाती है। इसीलिए मेरे भाई जो कुछ भी हमारे यहां लाया जाएगा वो आपके लिए ही किया जाएगा। हमारा और हम लोग उससे बहुत करोड़पति नहीं हो सकते हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि आपके तैयारी में हमारी कितनी भागीदारी होगी, वो हम आपको जितना उसमें खर्च लगता है उतना ही देकर के हम आपको कराना चाहेंगे। आप देखिएगा हमारी कोई भी कोर्स बहुत मिनिमम फीस में आपको अवेलेबल, पूरे पटना में आप देखिएगा तो आपको बहुत मिनिमम मिलेगा, क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं, अच्छे टीचर आपको पढ़ाएंगे, ये भी सत्य है। जो लोग पढ़ते होंगे उनको पता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई कि आपके सामने एक फास्ट रिवीजन कोर्स आप देख रहे होंगे, चौहान सर को आप जनरली देखते होंगे, रात में 10:11 रात 10 से 11 या 10 से 12 बजे तक भी सर पढ़ाते हैं। अगर वो लीन हो जाते हैं पढ़ाने में तो लगातार पढ़ाते ही रह जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि 1 घंटा पढ़ाना है कि 2 घंटा पढ़ाना है। वो उनके अंदर इंटरेस्ट डेवलप है। इसीलिए हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपको लगता है कि हमको बीपीएससी 3.0 में सक्सेस पाना है, आप एक बार चौहान सर से मिलिए। और मिलने का तरीका ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है। अगर आपको लगता है कि हम ऑनलाइन के माध्यम से मिल सकते हैं, आप जाइए, रात के 10 बजे आप देखिएगा, उनका प्लेलिस्ट बना हुआ है, भरमार उसमें वीडियो पड़ा हुआ है, और आप देखिएगा कि क्या क्वालिटी और क्या कंटेंट है। और आपको क्वालिटी कंटेंट अगर पसंद आता है तो अपने मित्र या आसपास के जो बच्चे होंगे उनको आप अपने भाई या बहन आप रिकमेंड कर सकते हैं। ऑनेस्टली मैं कह रहा हूं, आपको मेहनत दिखेगा और उसी मेहनत पर आपके रिजल्ट छुपे हुए हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं मेरे भाई, अगर आप फास्ट रिवीजन कोर्स में आना चाहते हैं, कम समय में रिजल्ट लेना चाहते हैं, तो ये सर आपको इंग्लिश कराएंगे, और इंग्लिश के लिए जाने जाते हैं और काफी दिनों का एक्सपीरियंस है सर को। और सिर्फ लिटरेचर की हम बात कर रहे हैं, ये भी आपको समझना है। ये बैच अंधाधुंध कुछ भी नहीं ले लिए, लिटरेचर की हम बात कर रहे हैं। स्पेशली लिटरेचर के लिए ये बैच है जिसमें सभी लोगों को, मैक्सिमम लोगों को दिक्कत होता है। तो इस लिटरेचर को सही तरीके से कम समय में कैसे करा देना है वो सर कराएंगे। सर का वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, मेरे से अच्छा आप बढ़िया से वॉच कर सकते हैं। तो ये लिटरेचर आपको मात्र 299 रुपया, ये समझिए कि 299 रुपया से हम लोग बहुत बड़ा आदमी नहीं बन सकते हैं, हम लोग आपको सक्सेस दिला सकते हैं। तो बहुत मिनिमम फीस है। अब इसमें भी तुम अगर रोगे कि सर फीस बहुत देना पड़ रहा है, तो फिर हम हाथ जोड़ करके कहेंगे मेरे भाई तुम अपने से मेहनत कर लो। लेकिन अगर तुमको लगता है कि हमको रिजल्ट देना है तो तुम आओ और कम समय में तुम रिजल्ट ले लो, और तुम्हारे साथ तुम्हारे क्वालिटी कंटेंट और तुम्हारे सर कभी भी तुम्हारे लिए अवेलेबल होंगे। अगर तुम 6 to 8 9 10th या 11 12th की तैयारी करते हो और तुमको लगता है कि कम समय में करना है, तो ये बैच 18 अप्रैल से उपलब्ध है। हमको उम्मीद है मेरे भाई आप देखिएगा वीडियो और आपको पसंद आएगा। आप श्योर, अगर आप इंग्लिश वाले जो भी स्टूडेंट आपके आसपास होंगे आप रिकमेंड कर सकते हैं, आपके भाई बंधु जो कोई भी होंगे उनको आप रिकमेंड करके आप कह सकते हैं इस बैच के लिए, इस बैच में आने के लिए। ठीक है, तो यही चीज हम आपसे बताना चाह रहे थे। बात बाकी अगर चौहान सर से आप मिलना चाहते हैं तो हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे, सर आइए और 2 बात आपके सामने रखिए। आइए सर। थैंक यू सर, नमस्कार, प्रणाम सभी को। देखिए, ये आपका जो बैच है ना, इंग्लिश के रिगार्डिंग है, और इंग्लिश की बात हम करेंगे। यहाँ ग्रामर वोकैब की बात नहीं हो रही है, सिर्फ लिटरेचर की बात हो रही है। और लिटरेचर जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है बड़ा ही ट्रिकी होता है, क्योंकि लिटरेचर का मतलब हो जाता है हिस्ट्री, आपको याद करना पड़ेगा, और याद करने से आप भागते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको याद नहीं करवाऊंगा, रटवाऊंगा नहीं, समझाऊंगा। मान लो कोई एक क्वेश्चन है,
है ना, शेक्सपियर के बारे में कोई एक क्वेश्चन है और वहां पे 4 ऑप्शंस हैं, तो डायरेक्ट आप आंसर के पास नहीं जाएंगे। आप करेंगे क्या, जितने भी ऑप्शंस है उस वहां पे उनका एक्सप्लेनेशन होगा। तो पहले एक्सप्लेनेशन पढ़ाऊंगा लाइन बाय लाइन, और जब आप एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे, किसी भी कहानी को आप जान लेंगे, तो उस कहानी में क्या बोला गया है ये आप समझ जाओगे। तो हर एक क्वेश्चन के माध्यम से जो भी ऑप्शंस हैं, हर एक ऑप्शन की बात डिटेलिंग में करेंगे, डिटेल्ड वे में करेंगे, तब जाके आप आंसर तक पहुंचेंगे। तो लिटरेचर का जो भी क्वेश्चन है आपको उसी टाइप से आपका करवाया जाएगा। और जितने भी राइटर्स हैं, चाहे ब्रिटिश राइटर्स की बात करूं, अमेरिकन करूं या इंडियन लिटरेचर की बात करूं, हर एक राइटर के बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और जो आपका एग्जाम होने वाला है जून में, तो ये बैच आपका ऑलमोस्ट 25 से 30 दिन का होगा, यानी मान सकते हैं 1 मंथ का होगा। और आप ब्रिटिश, अमेरिकन, इंडियन लिटरेचर के हर एक राइटर्स, उनके ऑथ, हर एक चीज़ के बारे में आप पढ़ेंगे, डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे। तो अगर आप बैच लेना चाहते हैं तो सारा इन्फॉर्मेशन सर आपको बता ही दिए हैं, और जरूर हमसे जुड़िए। और रात के 10 से 11 में डेली आपकी क्लास होती है, मंडे टू संडे, नो सैटरडे नो संडे। डेली मुलाकात हमसे वहाँ पे आप कर सकते हैं। ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, हर एक चीज़ को आप सीख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आपने देखा कि सर लगातार तैयारी करा रहे हैं, लगातार सर लगे हुए हैं और अपने नॉलेज को सर छुपा नहीं रहे हैं, अपने नॉलेज को सर निखार रहे हैं और आपके सामने यूट्यूब के माध्यम से आपको दिखाना चाह रहे हैं कि अगर आपको कंटेंट चाहिए, क्वालिटी चाहिए, कम समय में तैयारी चाहिए, तो हम लोगों के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए आप आइए, आपका मोस्ट वेलकम है सर के इस क्लास से। इंग्लिश के लिटरेचर को आप अच्छा कर लीजिए, आप अपना सिलेक्शन कंफर्म करिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं मेरे भाई, और आगे के क्वेश्चंस को हम लोग यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारा विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार लाना, ये एक आनुवांशिकी क्षेत्र को कहा जाता है। ये तो डेफिनेशन ही है, किसका, तो हम कहेंगे यूजेनिक्स का डेफिनेशन ही माना जाता है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं मेरे भाई। अगला है कि थायरोक्सिन हार्मोन जो हमारा होता है, ये कहां स्रावित होता है, तो हमारे थायराइड ग्लैंड से स्रावित होता है, और इस थायराइड ग्लैंड को हम लोग अवटू ग्रंथि के नाम से जानते हैं। तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से घेघा रोग होता है। थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण हम कहेंगे आयोडीन से होता है, इस बात को भी आप ध्यान रखना। और वृषण की बात करते हैं तो इससे सेक्स हार्मोन का निर्माण होता है, जिसको हम लोग यहां पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। और अगर पीयूष ग्रंथि की बात करते हैं, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। हम मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं मेरे भाई, इससे हमारे शरीर में बहुत सारा हार्मोन का सिक्रेशन होता है। और ये पीयूष ग्रंथि की अगर हम बात करें मेरे भाई, ये मटर के दाने के समान और सबसे छोटी ग्रंथि हमारे ब्रेन में पाई जाती है। अगला हमारा है कि मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मानव के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करता है, तो आप सभी लोग को पता होगा गर्भनाल, जिसको हम लोग यहां पर प्लेसेंटा कहते हैं। तो इसी प्लेसेंटा के माध्यम से मां के गर्भ में पल रहे बच्चे को, शिशु को क्या मिलता है, तो पोषण मिलता है, पोषक तत्व मिलता है, और उनका ग्रोथ हो पाता है। और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर बाहर करते हैं, इसी प्लेसेंटा के माध्यम से भी करते हैं, याद रखना, जिसको गर्भनाल कहते हैं। और ध्यान रखना मेरे भाई, और इसी में गर्भाशय में शिशु का विकास होता है, इसी में भ्रूण का ग्रोथ होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन गर्म पानी के कुंडों या गहरे समुद्र या तप्त कंदराओं और अंटार्कटिका की बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु जटिल निवास स्थान पर भी निवास करते हैं, तो हम कहेंगे इसमें हमारा बैक्टीरिया ही हो सकता है। कौन होगा मेरे भाई, तो पानी के अंदर हमारा बैक्टीरिया ही होगा, जीवाणु होगा, नहीं तो शैवाल भी होता है। याद रखना मेरे भाई, ये जटिल निवास स्थान इसका माना जाता है। अगला मेरे भाई मिलान करना है। जैसे कि आप युगलिना की बात, युगलिन नहीं कहते, इसको युगलिना कहते हैं। तो युगलिना की अगर हम बात करते हैं, युगलिना एक कोशिकीय जीव होता है और ये जंतु और वनस्पति की संयोजी कड़ी है। इसका मतलब जंतु और पौधे की वनस्पति संयोजी कड़ी है। ये प्लांट और जंतु दोनों तरह आपको दिखेगा, जिसको युगलिना कहते हैं। ये बिल्कुल सही है, याद रखना। दूसरा हमारा यहां पर है कि आर्क्योप्टेरिस की बात करते हैं, सरीसृप और पक्षियों, सरीसृप यानी रेंगता भी है, उड़ता भी है। तो आर्क्योप्टेरिस अगर देखिएगा तो डायनासोर कहते हैं। किसको कहते हैं, ये हमारा डायनासोर की बात करते हैं। तो डायनासोर अब तो हमारा विलुप्त हो गया, लेकिन इसमें उड़ता भी था और शरीर रेंगता भी था, ये डायनासोर। तो ये भी हमारा सही है। अगर हम पेरीपेटस की बात करते हैं तो एनिलिडा और ऑर्थोपोडा के बीच की कड़ी है। और दूसरी बात याद रखना, नियोपिलाइना की अगर बात करते हैं मेरे भाई, इसमें ऑर्थोपोडा नहीं होगा, इसमें यहां पर एनिलिडा होगा। यहां पर क्या होगा मेरे भाई, तो यहां पर एनिलिडा और साथ ही साथ हम कहेंगे मोलस्का के बीच की कड़ी मानी जाती है, इसको नियोपिलाइना कहते हैं। जैसे शैवाल और कवक के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं, आप सभी लोग आंसर करके बताइए। शैवाल और कवक के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं, तो याद रखना, इसको हम लोग लाइकिन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको लाइकिन कहते हैं, याद रखेंगे। इसी तरीके से आता है।
तो इस क्वेश्चन के अगर मिलान करना था आपको मेरे भाई, तो आप कहेंगे सर गलत कौन सा, तो कहेंगे ये गलत था, तो गलत वाला ही आंसर होगा। इसमें से केवल 2 ही आपका यहां पर युग्म सम्मिलित नहीं हो पाया, तो केवल 2 सही नहीं हो पाया, आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी जो होंगे इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएंगे मेरे भाई, तो यहां पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहां पर कहीं ना कहीं राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है समझेंगे। अगले क्वेश्चन पर जब आते हैं तो कह रहा है कि पारदर्शी, जिसको पेरिस्कोप कहते हैं मेरे भाई, पेरिस्कोप जब हम लोग लगाते हैं, ये समुद्री जहाज वगैरह में जनरली देखने को मिलता है। कहां पर, तो ध्यान रखना, जो समुद्री जहाज होता है वहां पर पेरिस्कोप, और इसी समुद्री जहाज में पेरिस्कोप के माध्यम से हम लोग पनडुब्बी वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, जो पानी के अंदर होता है लेकिन बाहर की वस्तु को, बाहर के वातावरण को देख सकते हैं पेरिस्कोप के माध्यम से। तो याद रखना मेरे भाई, समुद्री जहाज में पेरिस्कोप फिट होता है और बाहरी चीजों को देखने के लिए। तो याद रखना कि इस पेरिस्कोप में हम कहते हैं प्रकाश की घटना घटती है, और इस पेरिस्कोप की बात करते हैं उसमें परावर्तन होता है, उसमें प्रकीर्णन और हमारा अपवर्तन, यहां पर हम कहेंगे तीनों के तीनों चीज हमारे शामिल होंगे। ये तीनों की तीनों घटना शामिल होती है। तो याद रखना 1 2 3 हमारा राइट हो जाएगा। कांच प्रिज्म में होकर के श्वेत प्रकाश जब गुजरती है तो आप देखते होंगे कि अलग अलग 7 कलर में विभक्त हो जाती है। उसी को डिस्पर्सन ऑफ लाइट, उसी को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, जिसके बारे में न्यूटन ने बताया था। तो आप मेरे भाई बता दीजिए कि ऐसा कौन सा स्थिति प्रिज्म का कांच प्रकाश को रंगीन कर देता। गलत है। भिन्न वर्ण का प्रकाश कांच में भिन्न वेग से के साथ गमन करता है, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण नहीं। हम लोग कहेंगे जो अलग अलग हमारे रंग हैं, वो हमारा प्रकाश, जो अलग अलग रंग का जो प्रकाश है वो कांच में भिन्न वेग, अलग अलग वेग से गमन करता है। तो ये हमारा डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण अलग अलग आपको दिखता है। स्थिर तापमान पर बोला है कि स्थिर तापमान पर कंडक्टर यानी कि कोई अगर चालक है, उसमें अगर हमारा वहनशील तरंग दोनों छोर के बीच में महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग ओम का नियम कहते हैं। मेरे भाई एक बात जान लीजिए, किसी कंडक्टर की अगर हम बात करते हैं, ये किसी चालक की अगर हम बात करते हैं, ये हमारा क्या तो कहेंगे यहां पर कंडक्टर है। अगर किसी कंडक्टर की अगर हम बात करते हैं तो आपको एक बात समझना पड़ेगा, यदि हम किसी कंडक्टर की अगर हम बात करते हैं, इसकी चालक की अगर बात करते हैं, तो इस कंडक्टर में अगर करंट का प्रवाह होता है, इसका मतलब है मेरे भाई पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल आपका करंट का फ्लो होगा। ये करंट का फ्लो होता है हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ, सॉरी नहीं, करंट का जो फ्लो होता है हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव पोटेंशियल में हमारा होता है। और ध्यान रखना मेरे भाई, ओम की बात अगर हम करते हैं, किसकी बात करते हैं, अगर हम ओम्स लॉ की बात करते हैं, तो ओम्स ने ये बताया था कंडक्टर के लिए ही कि हम टेम्परेचर को नियत मानेंगे, हम तापमान को क्या मानेंगे, तो तापमान को नियत मानेंगे, और इसके पोटेंशियल समानुपाती हो जाएगा करंट का। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा करंट का क्या होगा, तो यहां पर फ्लो होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, इसीलिए ये भी समानुपाती आई। और बाद में देखा गया कि इसी को जब ओपन किया गया मेरे भाई, यही चीज हमारा निकल करके क्या बन गया, कहीं यही हमारा V इक्वल टू यहां पर RI बन गया, V इक्वल टू हमारा RI बन गया। तो आपको ध्यान रखना, ओम्स लॉ जो हमारा होता है वो नियत तापमान पर डिफाइंड है, और ओम्स लॉ कहता है जितना पोटेंशियल में डिफरेंस होगा, जितना भी विभवांतर होगा, उतना ही ज्यादा करंट का फ्लो होगा। तो याद रखना ये ओम्स लॉ हमारा कहता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। जूल का नियम हमारा क्या देता है, तो अगर हम किसी भी वायर में करंट भेजते हैं, अगर वो गर्म हो जाता है, उसको जूल का नियम या उसी को विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं। और लेंज का नियम जो होता है हमारा, ये हम कहेंगे हमारा ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है, जिसको लेंज लॉ के नाम से जानते हैं। 2 प्रोटॉन धन आवेशित के मध्य कैसा बल लगेगा। अब देखो 2 प्रोटॉन है, नाभिक के अंदर है, तो न्यूक्लियर फोर्स भी लगेगा। और 2 प्रोटॉन है, दोनों पर पॉजिटिव आवेश चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो हम कहेंगे दोनों के बीच में यहां पर हम कहेंगे वहां पर हमारा कैसा, तो कहेंगे प्रतिकर्षित बल भी लगेगा, और नाभिकीय बल जो लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स होगा। इसका मतलब है इसके मध्य अंतराल पर आकर्षित और प्रतिकर्षित दोनों, तो कहेंगे आकर्षण जो बल लगेगा वो न्यूक्लियर फोर्स होगा। वह कौन सा फोर्स होगा मेरे भाई, तो वो हमारा न्यूक्लियर फोर्स होगा। और ये वाला जो फोर्स की बात करते हैं, तो ये कूलम साहब ने बताया था कि ब्रह्मांड में कहीं भी 2 वस्तु अगर रखा हुआ जिसमें अगर चार्ज है, तो 2 चार्ज के बीच में हमारा जो बल लगता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों लगता है। लेकिन अगर दोनों प्लस है, प्रोटॉन ये भी प्रोटॉन दोनों प्लस है, तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा, तो वो भी हमारा शामिल होगा। तो कहेंगे इसमें से सदैव आकर्षण बोला गलत है, सदैव बोल दिया इसलिए गलत है, दोनों तरह के होंगे। क्योंकि न्यूक्लियर के अंदर है तो न्यूक्लियर फोर्स भी लगेगा। मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना, यानी तरल नहीं बनना है, द्रव नहीं बनना है, डायरेक्ट
ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित अगर हो जाता है, उस प्रोसेस को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जैसे नेप्थलीन में होता है, जैसे कपूर में होता है। तो इन सब में जनरली आपको देखने को मिलता है कि हमारा ऐसा संभव हो पाता है। संघनन कहने का वैसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई वाष्प जो है द्रव बन जाता है, यानी वेपर अगर लिक्विड फॉर्म करता है उसको संघनन का प्रोसेस कहते हैं। और ये प्रोसेस की बात करें तो ये प्रोसेस हमारा कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। वाष्पीकरण में क्या होगा, तो द्रव का वाष्प बन जाना वाष्पीकरण का प्रोसेस होता है, और ये सतह पर हमारा वाष्पीकरण का प्रोसेस होता है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं मेरे भाई। किसी विस्फोट के कारण, यानी कि विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली जो लहरें होती है वो अनुप्रस्थ भी होती है, अनुदैर्घ्य भी होती है। मेरे भाई एक बात जान लीजिए, सिंपल अगर बोलेगा कि समुद्र की लहरें कैसी होती है तो अनुप्रस्थ होती है। कैसी, तो अनुप्रस्थ। समुद्र के अंदर की जो लहरें होती है वो कैसी, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों होगा। तो ज्वार भाटा वगैरह आप सुने होंगे, जब वो विस्फोट करता है तो पानी के अंदर की बात करते हैं, और पानी के अंदर में हमारा दोनों तरंग बनते हैं और उसके तल पर वो बन करके आते हैं। तो मेरे भाई एक बात ध्यान रखिए, विस्फोट लगा दिया इसीलिए दोनों आंसर करेंगे। अगर सिंपल बोलता समुद्र के सतह पर कैसा, तब कहते केवल और केवल अनुप्रस्थ। अगर अंदर बोल दिया या विस्फोट के कारण बोल दिया तब हमारे दोनों आंसर यहां पे राइट करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पृष्ठ तनाव की बात करते हैं तो मेरे भाई एक बात आप जानते होंगे कि अगर हम पृष्ठ तनाव की अगर बात करते हैं तो ये पृष्ठ तनाव का जो कारण है वो हमारा क्या है, तो पृष्ठ तनाव कैसे पैदा होता है, कि ये पृष्ठ तनाव जिसको सरफेस टेंशन कहते हैं ये कैसे पैदा होता है, तो यहां पे याद रखना स्वसंजक बल के कारण पैदा होता है। कौन से बल के कारण, तो स्वसंजक बल के कारण ये हमारा पैदा होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और याद रखना पृष्ठ तनाव का यूनिट न्यूटन पर मीटर होता है, क्योंकि इस पृष्ठ तनाव की अगर बात करते हैं इसका फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, और इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर होता है। दूसरी बात याद रखना मेरे भाई, अगर पृष्ठ तनाव, अगर तापमान बढ़ाएंगे, अगर टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाते हैं, किसी द्रव के तापमान को अगर बढ़ाते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव का मान घटता है। और ध्यान रखना मेरे भाई, अगर हम क्रांतिक तापमान तक अगर लेकर के चले गए, यदि हम क्रांतिक तापमान पर लेकर के चले गए तो ऐसी परिस्थिति में पृष्ठ तनाव का मान 0 भी हो जाता है। तो आपसे पूछता है कि तापमान बढ़ाने से द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होगा, घटेगा, और किस तापमान पर वो घटते घटते 0 हो जाता है, क्रांतिक तापमान। और क्रांतिक तापमान हमारा कितना तापमान होगा, 374.12 डिग्री सेंटीग्रेड को कहते हैं। तो मेरे भाई एक बात तो क्लियर हो गया कि पृष्ठ तनाव हमेशा सरफेस पर होता है। कहां पे होता है, तो हमेशा पृष्ठ तनाव जब कभी भी आपको देखने को मिलेगा तो याद रखना ये आपको लिक्विड और गैस के सतह पर, लिक्विड और गैस के सतह पर होता है। ये घटना लिक्विड के अंदर नहीं होगा, गैस के अंदर नहीं होगा, लिक्विड और गैस के सतह पर, नीचे लिक्विड ऊपर गैस, उसी सतह पर देखने को मिलेगा। इसका मतलब है ये सतह के परमाणु जो विभिन्न परमाणुओं द्वारा बंधे होते हैं, ऊपर हमारा हवा, नीचे हमारा पानी, तो पानी का अलग, हमारा हवा का अलग मॉलिक्यूल्स होता है, और दोनों अलग अलग, तो हवा अलग, नीचे पानी। पानी की बात करते हैं तो पानी हमारा क्या करता है, तो नीचे की ओर खींच लेता है, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बल लगता है उसको स्वसंजक, क्योंकि समान मॉलिक्यूल्स है, और उधर हवा, नीचे पानी, पानी और हवा में असंजक वो कम और स्वसंजक ज्यादा, इसलिए हमारा पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार हो जाती है। ये सब रीजन है इसके पीछे। अगला क्वेश्चन है कि पेंडुलम की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए और उसके गोलक बॉब को द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए। मेरे भाई एक बात याद रखना, अगर हम किसी पेंडुलम की बात करते हैं तो यहां पर फॉर्मूला 2π√L/g होता है। इसका मतलब है कि किसी भी सिंपल पेंडुलम का जो आवर्तकाल होता है वो किसी बॉब के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो कहेंगे द्रव्यमान को आप आधा कीजिए कि कुछ भी कर दीजिए, क्योंकि हमारा आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, इसीलिए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको इस फॉर्मूला में द्रव्यमान कहीं नहीं दिख रहा। तो हमारा ये जो टाइम है, सॉरी ये जो आवर्तकाल है, ये समानुपात, चूंकि लंबाई को 2 गुना करना है तो हम कहेंगे ये लंबाई का 2 गुना हो जाएगा, यानी कि रूट अंडर हमारा ये हो जाएगा। जी को भी कांस्टेंट मान लीजिए, क्योंकि उसके बारे में कुछ नहीं कर रहा है। और याद रखना आवर्तकाल कभी भी बॉब के द्रव्यमान पर निर्भर यहां पर नहीं करेगा सिंपल पेंडुलम में। तो इसी लंबाई पर हम लोग निकाल देंगे। तो क्या करना मेरे भाई, इसको अगर T2 अनुपात में T1 लिखेंगे, समानुपाती है 2:1, तो यहां पर लिखना पड़ेगा अंडर रूट, चुकी है तो यहां पर L2 अनुपात में L1। अब यहां पर कह रहा है कि लंबाई को पहले की लंबाई का 2 गुना, इसका मतलब 2L1, नीचे में तो L1 है ही, कट जाएगा, इसका मतलब ये √2 बच जाएगा। इसका मतलब है मेरे भाई कि यहां पर T2 जो होगा वो हमारा √2 टाइम्स यहां पर T1 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है √2 टाइम्स हमारा हो जाएगा पहले के आवर्तकाल का।
अगला है कि स्थिर आलंब से लटके एक लंबे धागे से बंधा एक छोटा पदार्थ इधर उधर दोलन कर रहा। मेरे भाई अगर दोलन गति की अगर बात करता है तो एक बात जान लीजिए कि दोलन गति को हम लोग ऑसिलेटरी मोशन के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग ऑसिलेटरी मोशन के नाम से जानते हैं। ये हमारा ऑसिलेटरी मोशन होता है। और अगर दोलन गति कोई करता है, ऑसिलेटरी मोशन अगर करता है, इसका मतलब इसमें टू एंड फ्रो का मोशन होता है। इसमें कैसा मोशन होगा मेरे भाई? तो इसमें टू एंड फ्रो का मोशन होता है, इस बात को ध्यान रखना। इसमें टू एंड फ्रो की गति होती है, और टू एंड फ्रो की गति मतलब आगे पीछे करेगा। तो ध्यान रखेंगे दोलन गति हम उसको कहते हैं। जैसे सिंपल पेंडुलम हमारा ऐसे से करते रहता है, जैसे ये सिंपल ऐसे से करेगा तो ये देखिएगा ऐसे से करेगा, आगे पीछे के मोशन करते हैं, उसको हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे सिंपल पेंडुलम एग्जांपल हमारा ले देते, दोलन गति करता है। अब इस सिंपल पेंडुलम की तरफ हम फिक्स कर दिए, ये डंटा से लटका दिए, ये सिंपल पेंडुलम है, और ये बॉब हमारा क्या होगा मेरे भाई? तो यहां से यहां जाएगा, वापस यहां से यहां आएगा। अब इस पोजीशन में अगर आप गौर से देखिएगा तो बॉब की जो स्थिति है वो यहां भी हो सकता है, बॉब की स्थिति यहां भी होगा, लेकिन इसके ऊपर हम यहां पर कहेंगे कि यहां नहीं जाएगा क्योंकि ये एक्सट्रीम पोजीशन होगा। ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन होगा, यानी इससे ऊपर नहीं जाएगा। यहां पर ऊपर ले जाने के लिए वेलोसिटी जीरो, इसका मतलब ये भी एक्सट्रीम पोजीशन होगा। इसमें दो एक्सट्रीम पोजीशंस। अब यहां से चलना शुरू करेगा मेरे भाई, तो सबसे ज्यादा अगर वेलोसिटी अगर होगा तो इसको मीन पोजीशन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग यहां पर मीन पोजीशन कहते हैं। और याद रखना कि मीन पोजीशन पर जो वेलोसिटी होता है वो मैक्सिमम होता है। और यहां से चलेगा, चलते 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 यहां जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन पर, और एक्सट्रीम पोजीशन पर जो वेलोसिटी वो जीरो हो जाता है, इसलिए रिटर्न हमारा नीचे आता है, फिर पीछे आता है। तो दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी का मान जीरो, और वेलोसिटी मैक्सिमम कहां? तो मीन पोजीशन पे होगा। तो मेरे भाई इसमें आपसे वही पूछा गया। और दूसरी बात आप जान लीजिए, अगर यहां वेलोसिटी मैक्सिमम तो गतिज ऊर्जा मैक्सिमम, यहां अगर जीरो हो गया तो गतिज ऊर्जा जीरो। तो आप स्थितिज ऊर्जा दोलन के मध्य में अधिकतम होगा, नहीं, स्थितिज ऊर्जा हमेशा स्थिति में परिवर्तन के कारण होगा। तो हम लोग क्या मानते थे? इसको रेफरेंस मान रहे हैं। इसको हम लोग क्या मानते हैं मेरे भाई? तो ये रेफरेंस है। तो यहां से जैसे जैसे ऊपर की ओर जा रहा है तो ये ऊंचाई बढ़ रहा है, ये ऊंचाई बढ़ रहा है। तो आप देख लीजिए, अधिक ऊंचाई यहां इतना, यहां इतना, यहां इतना, तो मैक्सिमम ऊंचाई यहां पर। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर, इसी पोजीशन पर हम कहेंगे स्थितिज ऊर्जा, जिसको पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है, ये हमारा मैक्स हो जाएगा। यानी कि काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। सेम यहां पर भी एक्सट्रीम पोजीशन पर हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो ये मैक्स होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जीरो हो चुका है। तो ये तो क्लियर यहां पर हो गया कि स्थितिज ऊर्जा दोलन के मध्य में अधिकतम होगी। मध्य में यहां पर अगर देखेंगे तो स्थितिज ऊर्जा का मान जीरो होगा, क्योंकि इस लाइन पे है। यहां पर मैक्सिमम कौन होगा? तो गतिज ऊर्जा मैक्सिमम होगा। ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, गतिज ऊर्जा दोलन के बीच अधिकतम होगी, तो गतिज ऊर्जा दोलन के बीच में अधिकतम होगी। अगर वेलोसिटी मैक्सिमम है तो यहां पर गतिज ऊर्जा मैक्सिमम मिलेगा। इसका मतलब ये तो हमारा सही है। स्थितिज ऊर्जा हमेशा गतिज ऊर्जा के बराबर नहीं, बदल गएगा। जैसे जैसे बॉब आगे बढ़ेगा स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा, गतिज ऊर्जा घटेगा, और जैसे फिर नीचे आएगा तो गतिज ऊर्जा हमारा बढ़ेगा, स्थितिज ऊर्जा घटेगा। ये घटेगा बढ़ेगा हमेशा बोला, इसलिए ये गलत हो गया। अगला मेरे भाई मिलान करना था, और आपको ये बताना था कि इधर उधर अगर करेगा तो इसमें से कौन सा हमारा क्या है, तो कहेंगे सही है। तो इसमें से अगर आप गौर से देखिएगा तो आपको पता चल गया होगा मेरे भाई कि ऐसी परिस्थिति में, दोलन की परिस्थिति में आप कहेंगे कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो केवल और केवल यहां पर बी स्टेटमेंट, ऑप्शन बी आपका क्या है यहां पर? तो करेक्ट है। केवल और केवल ऑप्शन बी आपके क्या है? तो यहां पर एकदम करेक्ट है। तो ऑप्शन बी ही आप टिक आउट करेंगे, आंसर करेंगे, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। मैक्सिमम है गतिज ऊर्जा, गति मैक्सिमम, गतिज ऊर्जा मैक्सिमम। अगर ये मैक्सिमम गतिज ऊर्जा मैक्सिमम तो यहां पर स्थितिज ऊर्जा का मान जीरो। अगर यहां स्थितिज ऊर्जा का मान मैक्सिमम तो गतिज ऊर्जा जीरो। यहां अगर ये मैक्सिमम तो ये जीरो। ये सब तो रिलेशन है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट की अगर बात करते हैं मेरे भाई, तो जियोस्टेशनरी ऑर्बिट से जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की बात करते हैं। और ये ऑर्बिट जो हमारा होता है मेरे भाई, ये 36,000 लगभग होता है, और जिसको हम लोग कहते हैं 35,786 किलोमीटर होता है, जो कि 36,000 के अप्रॉक्स होता है। पिछले बार क्वेश्चन पूछा था 35,000 ऐसे दिया था तो आंसर नहीं होता, क्योंकि इसका होता है 35,786 किलोमीटर, कि 65,786 बहुत होता है। तो या 36,000 लगभग मान के चलते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा मान के चलते हैं 35,000, एग्जैक्ट 35,786 किलोमीटर होता है, ध्यान रखेंगे। और इसका आवर्तकाल पृथ्वी के आवर्तकाल के बराबर होता है। एक चक्कर अगर लेगा तो 24 घंटा लगता है, एक दिन लगता है। तो याद रखेंगे इसको जियोस्टेशनरी
हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर एलिमेंट्स ऑर्बिट कहेंगे या जियोस्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट कहेंगे, या फिर तो एक तो क्लियर है कि जियोस्टेशनरी हमारा होगा, और दूसरा बात ये भी क्लियर है कि जियोस्ट्रक्चर नहीं होगा, इसका मतलब स्टेशनरी होगा और अर्थ ऑर्बिट हमारा कहलाएगा, जिसका आवर्तकाल कितने देर का, तो कहेंगे 24 घंटे का। प्राकृतिक रबर जिसको नेचुरल रबर कहते हैं, मजबूत और अधिक उछाल वाला बनाने में उसमें से क्या मिला था? ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है। अगर किसी गेंद को नीचे पटकते हैं और उछाल मारता, बार बार उछाल मारता है, इसका मतलब उसमें सल्फर मिलाया गया। क्या मिलाया गया मेरे भाई? तो एक बात जान लीजिए, अगर हम लोग प्राकृतिक रबर को मजबूत करने के लिए हम लोग उसका क्या करते हैं, वल्कीकरण करते हैं, वल्कीनीकरण करते हैं, वल्कनाइजेशंस करते हैं, और वल्कनाइजेशंस के दौरान हम लोग उसमें सल्फर मिलाते हैं, और जब सल्फर उसमें मिलाते हैं तो मेरे भाई हम कहेंगे उसके अंदर क्या होगा, तो हम ऐसी गुण प्रवृत्ति उसमें डेवलप हो जाएगा, एक बार अगर पटकेंगे तो 10 बार 100 बार उछलेगा वो। यानी कि उसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि ऐसी प्रकृति सल्फर के मिलाने से क्या हो जाएगा, कहेंगे हमारा इस तरह से वो उछलना शुरू कर देता है, उसमें ऐसी प्रवृत्ति होती है। वृद्धावस्था में मानव की जो रक्त धमनियां होती है, देखिएगा जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा, लोगों को एज ज्यादा हो जाता है तो उनका हार्ट अटैक कर जाता है, तो जैसे जैसे आपका भी एज बढ़ेगा ना, तो आपकी जो नसें इतनी गैप थी वो धीरे धीरे घटते घटते इतनी पतली हो जाएगी, अब ब्लड का फ्लो सही से नहीं हो पाएगा, हार्ट अटैक हो जाता है। तो अगर ये छोटी हो गई, इसका मतलब ये मेरे भाई कि हम यहां पर कह सकते हैं पहले इतना मोटा छेद था, नली था, अब इतना हो गया, इसका मतलब इसमें जो द्रव का फ्लो होगा तेजी से होगा, फास्ट स्पीड ज्यादा होगा, और हम कहेंगे प्रेशर हमारा कम होगा। प्रेशर हमारा घटेगा तो हमारी गति बढ़ेगी, ये बर्नौली कहता है, तो हम कहेंगे ये बर्नौली के सिद्धांत पर हमारा काम करेगा, ये बर्नौली के प्रिंसिपल पर। और बर्नौली हमेशा यही करता है कि गति को बढ़ा करके प्रेशर को घटाता है, या प्रेशर को घटा करके गति को बढ़ाता है, या फिर कहेंगे प्रेशर को बढ़ा करके गति को घटाता है। तो बर्नौली हमारा जो होता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। प्रेशर एनर्जी गति हमारा क्या होगा, गतिज ऊर्जा की बात करेंगे जिसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अगर काइनेटिक एनर्जी कम हुआ इसका मतलब है प्रेशर एनर्जी ज्यादा होगा, अगर प्रेशर एनर्जी कम है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, अगर पतली हो गई इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, गति ज्यादा, तो प्रेशर कम होगा। ये जो प्रिंसिपल है हमारा बर्नौली पर काम करता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे हमारा जनरली ऐसा होता है। अगला है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग हम लोग धातु के दरार का या दोष का पता लगाने के लिए करते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव हम लोग छोड़ते हैं। कौन सा वेव छोड़ते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव हम लोग, चूंकि इसकी फ्रीक्वेंसी अधिकतम होती है इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं, और मेटल को डिटेक्ट कर पाते हैं, या नहीं तो एक्सरे का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं मेटल डिटेक्टर के रूप में, अल्ट्रासोनिक वेव का भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो इसमें से इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा अल्ट्रासोनिक होगा, ये गलत लिखा हुआ है, इसमें हम लोग इसको अल्ट्रासोनिक कहते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, ये अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखना था। इस क्वेश्चन का डिस्कशन आपका यहीं पर एंड हो जाता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, चलिए आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू वेरी मच।